आइए जी आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, डॉक्टर नजीब मेमन साहब मौजूद हैं जो कि मेंबर हैं इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी के। FBR से आपका ताल्लुक़ है। आपको ये भी बताते चले कि हमने पहले भी शेयर की थी वो रिपोर्ट के ऑडिटिंग के हवाले से पता ये चला है कि ओनली 13% ऑफ द कलेक्शंस हैव बीन यूज्ड फॉर पब्लिक गुड। इसके साथ साथ एक दफ़ा फिर ई-कॉमर्स की अगर बात की जाए, जो लोगों के एहतजाज के बाद उसके अंदर टैक्सेस में थोड़ी कमी आई थी, एक दफ़ा फिर 18% सेल्स टैक्स स्पार्क्स कंफ्यूजन ख़ास तौर पे ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स के जहनों में कि हो क्या रहा है, कोई देर पा कंसिस्टेंट पॉलिसी क्यों नहीं सामने आ रही है। और फिर सबसे बढ़कर ये हालिया बारिशों से अगर मैं इसको लिंक करूं कि बेहतर कलेक्शन के बावजूद लोग ये सवाल कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द एजिलिटी ऑफ द सिस्टम टू कम बैक एंड हेल्प आउट पीपल। खैर जी, बहुत सारे मौज़ूआत हैं। FBR की क्योंकि नुमाइंदगी कर रहे हैं, 18% सेल्स टैक्स ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन पे एक दफ़ा फिर लागू हो चुका है। तो आइए ज़रा इसको देखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, नजीब साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे ये सेल्स टैक्स किसी ख़ास मसनूआत पे अप्लाइड हैं, किसी ख़ास टेरिटरी पे अप्लाइड हैं? क्या ये जिस तरह पहले बात की जाती थी कि तिमू वगैरह के जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो यहाँ पाकिस्तान में सेल्स कर रहे हैं, ये उनके हवाले से बात की जा रही है? Can you clarify these 18% sales tax on the e-commerce transactions? देखिए, मेरा ख्याल है सिद्रा साहिबा, वालेकुम सलाम, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि ई कॉमर्स है क्या। जी, ई कॉमर्स जो है वो ट्रेड है जो डिजिटली ऑर्डर के ज़रिए कैरी आउट होता है जी, यानी कि अगर ऑर्डर डिजिटली सबमिट किया जाए और उनकी डिलीवरी बेशक फिज़िकल हो या उनकी डिलीवरी ऑनलाइन हो, दोनों सूरतों में ऐसी ट्रांजैक्शन जो डिजिटली ऑर्डर की जाए उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। और ई कॉमर्स जनरली बाकी ट्रेड की तरह ही है, बाकी कॉमर्स की तरह ही है, और उस पर इनकम टैक्स भी अप्लाई होता है और सेल्स टैक्स भी अप्लाई होता है। और सेल्स टैक्स 18% चार्ज होता है इनवॉइस के थ्रू, और उसका बर्डन कंज्यूमर ने बियर करना होता है। और जो इनकम टैक्स है वो जो बिजनेस ओनर होता है उसको अपनी इनकम के ऊपर देना होता है। सही। तो इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन पे है, उस पर हम थोड़ा बाद में अगर आप इजाज़त दें तो बिल्कुल। नजीब साहब, फिर मेरा इसी से लिंक ये सवाल आपसे होगा कि एक तरफ पाकिस्तान तेज़ी से डिजिटाइजेशन की तरफ जाना चाहता है, कैशलेस इकोनॉमी बनना चाहता है, लेकिन आपकी ने जो डेफिनेशन अभी दी कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऑर्डर, कोई भी लेन देन का मामला ऑनलाइन होता है, बेशक उसकी डिलीवरी ऑनलाइन हो या फिर ऑन लैंड हो, हम उसको ई कॉमर्स के ज़मरे में लेके आते हैं। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी अडॉप्शन फेसेस में है, इसकी वजह से लोग डिस्करेज होंगे, हुंडी हवाला इससे बढ़ सकता है, लोग हो सकता है कैश ट्रांजैक्शंस की तरफ जाएं? नहीं, इस तरह से नहीं है। बेसिकली देखें, टैक्सेशन जो है जो मुल्क के लिए ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर्स, और उसके अलावा भी कुछ टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि टैक्स के अंदर सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट होनी चाहिए और न्यूट्रलिटी होनी चाहिए टैक्स रिजीम की। तो आप देखें ना, ये जो कॉमर्स है ये फिज़िकल स्टोर्स के थ्रू भी सेल्स हो रही हैं। अब वो फिज़िकल स्टोर्स तो सब्जेक्ट टू टैक्स है, इनकम टैक्स भी और सेल्स टैक्स भी, और ई कॉमर्स जो है वो उसी ही फिज़िकल स्टोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है ऑनलाइन। अब लोग फिजिकल जाने के बजाय ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं। सर, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया ही इस तरफ को जा रही है। इसमें ईज़ भी है, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है, इसमें आप फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा भी बनते हैं। लेकिन इस चीज़ को एड करने के लिए चलें 2-3 नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हम कल परसों जब बात कर रहे थे, औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़ज़ाना, उन्होंने ये बात निशानदेही की इसकी कि तकरीबन 2.5 करोड़ बंदा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान में करता है, जो कि 10 से 15% हमारी आबादी का कुल हिस्सा बनता है। नंबर 1 मेरा आपसे सवाल ये होगा कि ये ई कॉमर्स की या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की, चाहे वो क्रिप्टो हो, बाकी चीज़ें हो, उसमें इस कदर तेज़ी और इतनी स्विफ्ट अडॉप्टेशन कैसे हुई है? जबकि अगर हम नॉर्मल बैंकिंग की, बैंकारी की ही अगर बात कर रहे हैं, वो 80% आबादी उससे बाहर है। डिजिटल बैंकिंग और ई बैंकिंग को और वॉलेट्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद भी हमने देखा कि बहुत आहिस्तगी से वहाँ नंबर बढ़ रहे थे। What is happening with this online transactions and e-commerce? देखें, इसमें ई कॉमर्स के बढ़ने की मेन वजह तो यही, आप देखें पोस्ट कोविड के पीरियड के दौरान लोगों ने जब इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया और उसकी कन्वीनियंस देखी, तो अब नोबडी वुड लाइक टू यूज़ द कार, कंज्यूम द पेट्रोल एंड वेस्ट द टाइम इन गोइंग टू द फिजिकल स्टोर्स एंड कलेक्टिंग दैम। और उसके अलावा ऑनलाइंस ने नेचुरली ऑनलाइंस की थोड़ी जो प्राइसिंग है वो भी
बेहतर है एज कम्पेयर टू फिजिकल स्टोर, क्योंकि उनकी कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। उनका ना तो कोई उनको आउटलेट की ज़रूरत है किसी भी सुपरमार्केट के अंदर, या उनको किसी मॉल के अंदर कोई फिजिकल रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, उनके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स देने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉयज़ हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर की कंफर्ट से वही ग्रॉसरी, वही गारमेंट्स, वही एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, वही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर है उसके फिक्स कॉस्ट न होने की वजह से जो प्राइस है फॉर द गुड वो भी रिलेटिवली कम हो जाती है। सर अब इसी अगर हाइपोथेसिस को लेकर आगे बढ़ें, आप मुझे बताएं कि एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, सुपरमार्केट की चेन है, या कोई बड़ा ट्रेडर है, कोई बड़ा एफएमसीजी या फैशन ब्रांड है, वो अपनी सेल्स कर रहा है, उसका एक जोड़ा मिसाल के तौर पे 25,000 का 20,000 का बिकता है, वो ऑनलाइन जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, होम बेस्ड बिजनेसेस हैं, ख़वातीन अपने घर से अचार चटनी कोई फूड आइटम बना के बेच रही हैं। कहने को दोनों ऑनलाइन कॉमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ई कॉमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या दोनों पे एक ही तरह के रेट लागू होंगे, या माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल सेलर्स, होम बेस्ड सेलर्स के लिए आपने इसमें कुछ लचक रखी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सिद्रा साहिबा आपने। देखिए दोनों में फ़र्क रखा गया है जी। जो बड़े बिजनेसेस हैं, जो ब्रांडेड बिजनेसेस हैं और वो जो ये काम कर रहे हैं वो सेल्स टैक्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। उसमें सेल्स टैक्स 2% कलेक्ट होगा कोरियर और बैंक के थ्रू। अगर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है तो बैंक के थ्रू, अगर ट्रांजैक्शन कैश ऑन डिलीवरी बेसिस है तो कोरियर के थ्रू। और इन बड़े बिजनेसेस में वो 2% सेल्स टैक्स एडजस्टेबल होगा अगेंस्ट दर 18% टैक्स लायबिलिटी। और जो इनकम टैक्स है उनकी लायबिलिटी अगर वो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करते हैं तो 1% है, अगर वो कैश ऑन डिलीवरी पे करते हैं तो 2% है। अब बात आती है छोटे लोगों की, स्मॉल साइज के बिजनेसेस की, या उस कॉटेज इंडस्ट्रीज की, उन खवातीन की, उन लड़कों और लड़कियों की जो घर से सर्विसेज भी दे रहे हैं और गुड्स भी दे रहे हैं। इनके लिए रिजीम बिल्कुल सिंपल रखी गई है। इनके लिए इनकम टैक्स 1% होगा अगर ऑनलाइन ये पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं, अगर कोरियर के थ्रू करते हैं तो 2% होगा। लेकिन ये फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी होगी। इसमें खूबसूरती यह है कि कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है, जो छोटा ये काम कर रहा है और उसका 1 या 2% ये डिडक्शन हो जाती है तो उसको बाकी कोई कंप्लायंस करने की ज़रूरत नहीं है। सर लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना। मुझे ये बताइए कि अगर वो किसी कोरियर कंपनी का इस्तेमाल करता है, हमारे यहाँ अभी भी 90% जो सेल्स हो रही हैं फॉर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स वो कैश ऑन डिलीवरी हो रही हैं। इसका मतलब है पहले ये कोरियर कंपनी उनके पैसे इकट्ठे करती है, कम से कम मैंने सुना है, चाहे आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने कोई पेमेंट गेटवे लगाया हो या आपका कोरियर कंपनी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों सूरतों में माइक्रो एंटरप्रेन्योर को अपना रेवेन्यू यानी जो उसकी सेल्स का पैसा है मिलने में वक्त लग जाता है। अब जब आप इस पे मजीद टैक्स लागू करेंगे तो उसका कैश फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा? देखिए टाइमिंग पे तो कोई फर्क नहीं है। कोरियर ने और बैंक ने, कोरियर में जैसे आपने फरमाया 90% जो सेल्स हैं वो थ्रू कोरियर हो रही हैं, लेकिन देखें बगैर टैक्स के अगर हम इनको कहते हैं कि बगैर टैक्स के आप ऑपरेट करें तो वो लॉ में अलाउड नहीं है। और अगर हम ये रिजीम ई कॉमर्स के लिए स्पेशलाइज्ड, कंसेशनल और कन्वीनियंट रिजीम ना लाते तो वही एंटरप्रेन्योर्स के लिए लाजिम था कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये इस बात पे भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि ये इक़दामात, ये नए पॉलिसी और ये नए क़वानीन FBR की तरफ से आए यानी द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसमें जो आपके प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड्स हैं उनका क्या अमल दखल होगा? मिसाल के तौर पे अगर मैं पिछले साल के नंबर्स को देखूं तो सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 30% ज़्यादा कलेक्शन की है। क्या आप ही की तरह आपने 18% टैक्स लागू किया, क्या प्रोविंशियली इस पर मज़ीद एडिशंस होंगे टैक्स के? देखें जो प्रोविंस और फेडरेशन है उनकी ज्यूरिसडिक्शंस अलग अलग है। जो फेडरेशन है वो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स कलेक्ट करती है और सेल्स टैक्स सिर्फ गुड्स के ऊपर करती है। प्रोविंसेस सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स कलेक्ट करते हैं, इनकम टैक्स वो गुड्स के ऊपर कलेक्ट नहीं करते। तो दोनों की अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है। और ये मैं यहाँ पे थोड़ा वजाहत करना जो सेल्स टैक्स लेगी, क्या इस वक्त कोई वजाहत मौजूद है? मिसाल के तौर पे सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या ई कॉमर्स को मज़ीद टैक्स करेगी? क्योंकि सर्विसेज की बात की जाए, बाकी चीज़ों की बात करें, क्या उन्होंने आपकी तरह कोई रद्दो बदल किए हैं कवानीन में?
नहीं, उन्होंने ई कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने कोई अपने प्रोविंशियल फाइनेंस के थ्रू कोई अमेंडमेंट की हो। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेनिफिट ये है कि वो सिर्फ 2% सेल्स टैक्स के साथ अपनी सेल्स कर सकती हैं। जिन छोटे एंटरप्रेन्योर्स को हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, हमने उनको 2 बेनिफिट्स दिए हैं। सेल्स टैक्स सिर्फ 2% वो कलेक्ट करेंगे, जबकि बाकी बड़े बिजनेसेस 18%। ये इतना नेसेंट स्टेजेस में पाकिस्तान में, क्या आप नहीं समझते कि शायद माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को कुछ 5 साल की छुट्टी दे देनी चाहिए थी, या मज़ीद कम करते, यानी 2% से ज़्यादा 0.5% या 1% करते, ताकि ज़्यादा लोग इस तरफ आ सकते? देखें, 2 तरह से कंसेशंस और फैसिलिटेट किया जाता है छोटे एंटरप्रेन्योर्स। एक तो टैक्स रेट कम रखा जाता है, और दूसरा वो रिजीम होती है वो सिंपल रखी जाती है ताकि उनकी कंप्लायंस का कॉस्ट कम हो, उनको कोई कंप्लायंस के लिए हेसल्स और बर्डन ना फील हो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप डर के रेडार के नीचे फ्लाई क्यों करें। आप रजिस्टर्ड हों, आप फॉर्मल हों, आप लेजिटिमेट हों, आपको एफबीआर से इंटरफेस करने की ज़रूरत ना हो। ये जो 1% है वो एक बैंक या कोरियर जब कलेक्ट कर लेता है, तो एंटरप्रेन्योर को कोई एफबीआर ने बॉदर नहीं करना, उसका एफबीआर से कोई इंटरफेस नहीं होगा, कोई ऑडिट नहीं होगा, और उनको कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी। अगर मैं ये रजिस्ट्रेशन ना करूं, लेजिटिमेट ना करूं, और मैं बिजनेस ऑपरेट करूं, एज अ रेगुलेटर आपने बड़ा अच्छा एक एक तरह से हम कहना चाहिए कि एक पूरा फ्रेमवर्क इसका बनाया है। बट वी मस्ट ऑल्सो लर्न फ्रॉम द पास्ट। ताजिर 2 स्कीम जब लॉन्च हुई और हम नए लोगों को इस टैक्स नेट में लाने की बात कर रहे थे, पीपल वर नॉट वेरी कीन ऑन दैट। और इसी हवाले से होगा मेरा आखिरी सवाल, जहां हम ये डिस्टिंक्शन कर रहे हैं कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, कॉटेज इंडस्ट्री, घर से काम करने वाले शख्स को आपने कहा कि सिर्फ 2% टैक्स होगा। बड़े रिटेलर्स का अपना दुख है। आई वॉज देयर एट द रिटेल इंडस्ट्री की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, और बड़ा रिटेलर ये कहता है कि तमाम तर कंप्लायंस, चाहे वो ESG कंप्लायंस हो, ये टैक्स रिलेटेड चीज़ें हो, वो सिर्फ उनको अदा करनी पड़ती है जो ऑलरेडी इस नेट में है। हम बड़े बड़े नामों की बात करते हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि हम उनको पनिश कर रहे हैं कि वो फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा हैं, जबकि दूसरा एंटरप्रेन्योर जो कंप्लायंस नहीं करता, जो दूसरे रिटेलर्स हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो चाहे ई कॉमर्स हो और नो ई कॉमर्स, दे आर स्टिल गेटिंग अवे विद रीपिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, जो कंप्लायंस नहीं करता, ये हमारे यहाँ एक एजुकेशन, आई थिंक अवेयरनेस की कमी है। जो बंदा रजिस्टर नहीं होता, फिजिकल की हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं, अगर फिजिकल स्टोर रजिस्टर नहीं होता तो वो नुकसान में है, और जो रजिस्टर होता है और टैक्सेस देता है वो फ़ायदे में है। वो मैं बताता हूँ किस तरह से। जो बंदा रजिस्टर नहीं है वो नॉन फाइलर है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी पे जो टैक्स की विद होल्डिंग होती है वो ज़्यादा होती है, उसकी प्रॉफिट ऑन डेट, जो इंटरेस्ट उसको बैंक डिपॉजिट पे मिलता है, उसका जो टैक्स रेट है वो ज़्यादा है। वो गाड़ी लेगा, उसका टैक्स रेट डबल है। वो प्रॉपर्टी लेने जाएगा, कोई घर या कोई प्लॉट, उस पर जो विदहोल्डिंग टैक्स रेट होता है ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को डिस्करेज करने के लिए नॉन फाइलर की कैटेगरी में इतने सारे टैक्सेस लगा दिए हैं कि कोई अगर समझदार, अक्लमंद, एजुकेटेड बिजनेस एंटरप्रेन्योर होगा तो वो चाहेगा मैं रजिस्टर रहूँ। सर, इस हवाले से तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। चाहे आप टैक्स दे रहे हो या ना दे रहे हो, इस वक्त सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। सुपर टैक्सेस लोगों ने कहा इम्पोज हुए हुए। इस वक्त के हालिया बजट पे जब हम तबसरा कर रहे थे तो लोगों ने कहा नए टैक्सेस इसलिए नहीं लगे कि अब कुछ बचा ही नहीं है जिस पर टैक्स लगाया जाए। बट इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई वॉन्टेड टू जस्ट कन्वे द पेन पॉइंट्स ऑफ द रिटेल इंडस्ट्री एंड द माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। आपकी एक सोच है और यकीनन टैक्स देना हम सबका एक कौमी फरीज़ा है, लेकिन साथ ही साथ ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं उनसे हम आंख नहीं चुरा सकते। इस वक्त आधा मुल्क यकीनन सैलाब की लपेट में है, लोगों का ज़रिया माश गया है और इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स शामिल होंगे। घर बह गए हैं, चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई दोबारा अपने आप को खड़ा करने के लिए कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, वी नीड टू बी हैंड होल्डिंग देम। बहुत शुक्रिया नजीब साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वी आर गोइंग टू बी बैक विद मोर स्टोरीज। Stay with us and keep watching Aaj Pakistan.